सो गाइस, सब कुछ बढ़िया आप लोग के लिए। बहुत अच्छा दिन रहा होगा आज। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं CGPSC का जो पेपर नंबर 3 है, जिसमें सब्जेक्ट्स होते हैं। पेपर नंबर जनरल स्टडी पेपर नंबर 3 का सब्जेक्ट हिस्ट्री, संविधान इन छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का होता है। ठीक है। हम स्टार्ट करने वाले हैं CGPSC मेंस के तैयारी के लिए संविधान एवं लोक प्रशासन का। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, संविधान और लोक प्रशासन के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे और पूरा सिलेबस को डे वाइज जो है ना हम कंप्लीट करेंगे। संविधान एवं लोक प्रशासन को कंप्लीट करने में हमें ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, करीबन 15 दिन में जो है ना ये पूरा संविधान का बुक को जो है ना हम आपको कंप्लीट करके देंगे। बट आपके ऊपर कोई बर्डन भी नहीं डालेंगे। अब हम धीरे स्टेप वाइज एक दिन में कम से कम 1 या 2 ही सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे और हम सिलेबस वाइज चलेंगे। ओके, कि छत्तीसगढ़ PSC में सिलेबस क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। बट उससे पहले हम पढ़ने किसके बारे में है उसको देख लेते हैं। देखिए, ये है हमारा संविधान का बुक। ठीक है, ये संविधान का बुक है, तो हम इसी के बारे में जो है ना अभी हम पढ़ेंगे। और इसी बुक पे जो है ना संविधान के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, आप इसको देख सकते हैं कि ये किस तरह से बुक को दिया गया है। ओके, चलिए हम देखते हैं हमारा ये जो है ना अनुक्रमणिका। ओके, यानी कि आप बोल सकते हैं ये सिलेबस देख सकते हैं आप यहाँ पर। संविधान, भारत का संवैधानिक विकास सब भी दिया है। जितने भी जो है ना हमारे छत्तीसगढ़ PSC मेंस और प्री के लिए जितने भी टॉपिक जो कि हमारे सिलेबस पे आते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एक दिन में 2 या 3 सिलेबस ही बस कवर करने के लिए करेंगे। ताकि कवर करेंगे उसकी वीडियो जो है ना अपलोड कर देंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा। ठीक है। आपको ज़्यादा बर्डन ना जाए और आप इजीली जो है ना इसको रिवाइज कर लिए। जैसे हम आज भारत का संवैधानिक विकास देखेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे लोक प्रशासन। संविधान एवं लोक प्रशासन ज़्यादा नहीं लगेगा, 15 दिन में जो है ना ये ख़त्म होगा। और ये थ्रोली हम सिलेबस वाइज चलेंगे। हमारे सिलेबस पे जो है ना दिया क्या क्या है करके। ओके, इसका लोक प्रशासन का और भी सिलेबस है जो कि मे बी यहाँ पर आप देख सकते हैं। लोक प्रशासन एवं नया आयाम राज्य बनाम बाजार करके जो है ना दिया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर जो है हमारा जब नोटिफिकेशन जब दिसंबर में आता है सिविल सर्विस सेवा के लिए, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का सिलेबस जो है ना दिसंबर में आता है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं किस हिसाब से आता है, जिसमें हमारा संविधान एवं लोक प्रशासन का ना इस टाइप से रहता है। ओके, चलिए देखते हैं। तो इससे पहले मैं आपको कुछ मुख्य बातें बताना चाहूँगा। देखिए, ये हमारा संविधान जो होता है वो पेपर नंबर 3 का भाग 2 का पेपर होता है। ठीक है, जो कि हिस्ट्री और छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के साथ में जो है ना संविधान का पेपर नंबर 3 और जनरल स्टडी का फर्स्ट पेपर होता है। और आपको पता है पेपर नंबर 3 जो होता है ना वो 200 मार्क्स का होता है, जिसमें हिस्ट्री का मार्क्स जो होता है ना वो कितने का होता है, 75 मार्क्स का होता है। संविधान का कितना का होता है, 50 मार्क्स का होता है। और छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का जो होता है वो होता है 75 मार्क्स का। यानी कि हमारे ये संविधान एवं लोक प्रशासन से मेंस पेपर में 50 मार्क्स के आएंगे। हमें बस इतना सिलेबस को कवर करना है। हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, कहीं सिलेबस से हटकर किसी भी एक टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे। केवल इसी टॉपिक पे जो है ना दिया है हम उसी को चलेंगे। आपको सिलेबस तो दिख चुका है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सिलेबस से लेकर भारत का संवैधानिक विकास। हमने आपको स्टार्टिंग में बुक बताया था कि भारत का संवैधानिक विकास, यानी कि भारत का जो संविधान था वो बनना कब से शुरू हुआ था। भारत का बुक को नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो 1950 में जो है ना 26 जनवरी को उसको जो है ना लागू किया गया था हमारे संविधान को। लेकिन जो संविधान में लिखे नियम हैं वो कब से चालू हो चुका था। कुल मिलाकर अगर आपको जानना है तो आप ये बोल सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार जो है ना हमारे भारत में कब तक जो है ना यहाँ अपना रूल जो है ना स्थापित करना चालू कर चुका था। देखिए, आपको धीरे से एक छोटा सा स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूँगा।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे वो यहाँ इंडिया भारत पे जब आए थे तो वो सिर्फ एक व्यापार करने के लिए आए थे। उनका कोई इरादा नहीं था कि हम भारत को कब्जा करेंगे या फिर हम अपना यहाँ पर शासन स्थापित करेंगे, हमारा रूल जो है ना यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि दिन बीतते गए, उन लोगों में लालच आते गया। यहाँ पर बहुत अच्छी खेती होती थी, यहाँ से जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे। तो उन्होंने क्या सोचा, यहाँ पर जिस तरह से वो रहते थे उन्होंने अपना रूलिंग करना चालू किया, व्यापार किए। तो वहाँ जो है ना उनका जो है ना अपना रूल रेगुलेशन और अपना गवर्नमेंट को जो है ना भारत पे स्थापित करने की शुरुआत की। ठीक है, तो वो शुरुआत देखो, उन्होंने जितना भारत को लूटना चाहा उन्होंने लूट लिया। फिर उसके बाद उन्होंने भारत में ब्रिटेन का नियम को लाना यहाँ पर चालू कर दिए। बस वहीं से हम शुरू करेंगे कि हमारा संविधान जो है ना किस तरह से शुरू हुआ, किस तरह से। तो हम स्टार्ट करते हैं भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास। देखो ये बात तब की है जब भारत का संविधान यानी कि जो नियम अभी भी जो है ना भारत जो था ना वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी। इसका सर्वोच्च अधिकारी इंग्लैंड में रहता था। कंपनी के अधिकारियों ने 1765 में जब बंगाल पर नियंत्रण किया तो इसके प्रशासनिक ढांचे में कोई नवीनता लाने का उनका इरादा नहीं था। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये सिर्फ ट्रेड करने के लिए आए थे, व्यापार करने के आए थे। यहाँ पर इनका प्रशासनिक ढांचा बनाने का कोई इरादा नहीं था। पर भारत के विशाल साम्राज्य को हथिया लेने के बाद इस पर नियंत्रण रखने और शासन चलाने के लिए कंपनी को उपयुक्त तरीके तैयार करने पड़े। समझ जाइए कि ये क्या बोलना चाहते हैं कि ये जो है ना भारत पर जब इतना बड़ा साम्राज्य जब उनका बन गया तो उसको प्रॉपर ढंग से चलाने के लिए उनको क्या करना पड़ा कि हमें जो है ना वहाँ पर रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए। उन्होंने ये सोचा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत पर राजनीतिक आधिपत्य से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके साम्राज्य का ब्रिटेन की सरकार के साथ संबंधों का निर्धारण एवं कंपनी की गतिविधियों पर अंकुश लगाना आवश्यक हो गया। यह तय किया गया कि कंपनी के भारतीय प्रशासन की बुनियाद नीति पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो। देखो कुल मिलाकर था ये कि यहाँ पर जो है ना ब्रिटिश तो आए थे व्यापार करने के लिए, बट उन्होंने जो है ना यहाँ पर अपना आपा खो दिया था। कहने का मतलब वो जो है ना कुछ ज़्यादा ही जो है ना उद्गम मचाना चालू कर दिए। तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि यहाँ पर अपना जो है ना प्रशासन बैठा कर जो है ना ब्रिटिश सरकार को यहाँ भारत देश को क्या है नियंत्रण करना होगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा हिस्ट्री किस तरह से जो है ना भारत पे जो है ना क्या बोलना चाहिए संविधान का जो है ना विकास हुआ। चलिए आगे देखते हैं कि संविधान पे भारत का जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सोचा कि भारत पे अब ब्रिटिश सरकार का राज होगा तो उन्होंने कुछ नियम तो बनाया होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या नियम बनाए तो उस चीज़ को देखते हैं। तो पहला नियम था 1773 पे जो कि हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट, पहला नियम। ठीक है, जब उन्होंने ब्रिटिश सरकार प्रॉपरली ब्रिटिश सरकार, देखो पहले क्या था कि यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपना इंटरफेयर नहीं किया था, ब्रिटिश सरकार ने इंटरफेयर नहीं किया था। क्या था ये एक क्या बोलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से था, बट गवर्नमेंट ने इनको पूरा परमिशन नहीं दिया था ट्रेड करने के लिए। उनको बस 15 सालों का ही जो है ना परमिशन दिया गया था। बट अब क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट था ना, उन्होंने वहाँ पर अपना पूरा साम्राज्य जमाने कई शुरुआत कर दी थी। तो उन्होंने कई नियम जो है ना वहाँ पर लागू किए। ठीक है, तो उसमें था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए आपको मैं बता दूंगा ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। तो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता है, सिंपल से नाम देखो, रेगुलेटिंग, जब किसी चीज़ को जो है ना रेगुलेट जब किया जाता है तो वहाँ पर रेगुलेटेड करके लिखा जाता है। ठीक है ना, तो ये बस वही सिंपल सा है। कई लोग बोलते हैं किसी व्यक्ति का नाम होगा जिसने ये नियम जो है ना दिए हैं, इसलिए इसको रेगुलेटिंग एक्ट बोला जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है।
ये बस जो है ना रेगुलेटिंग एक्ट, क्योंकि इसको लागू किया जा रहा है भारत पे, तो इसलिए इसको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। सीधा पॉइंट टू पॉइंट जो है ना हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट बोलता क्या है। इसके द्वारा पहली बार कंपनी की गतिविधियों पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण लागू किया गया। देखो क्या बोला है, इसके द्वारा पहली बार कंपनी की गतिविधियों पर, देखो जो कंपनी थी वो इंडिया में जो है ना जो भी काम कर रही थी, तो ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण लागू किया गया, यानी कि ब्रिटिश सरकार जो है ना उन सभी गतिविधियों को देखने लगी। भारत तथा इंग्लैंड में कंपनी के प्रशासन को ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में लाया गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो कि ये जो नियम को जो है ना फॉलो करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पॉइंट को देखते हैं। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भारत संबंधी सभी मामले में ब्रिटिश सरकार के राजस्व विभाग को जानकारी देने के लिए कहा गया। देखो इंडिया में जो ब्रिटिश कंपनी थी उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, ठीक है ना, तो भारत संबंधी जितने भी मामले थे उनको ब्रिटिश सरकार को क्या था, उनको जानकारी देना था। ओके, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। बंगाल का प्रशासन गवर्नर, देखो बंगाल में जो है ना 3 जो है ना प्रेसिडेंसीज जो है ना घोषित किए गए थे, बंगाल, मद्रास और मुंबई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना बंगाल का जो प्रशासन गवर्नर जनरल था। देखो बंगाल में जो था उसको क्या बोला जाता था, गवर्नर बोला जाता था, और बाकी जो थे उनको क्या बोला जाता था, ओनली गवर्नर बोला जाता था। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल और 4 सदस्यीय परिषद काउंसिल को सौंपा गया। ठीक है, 4 सदस्यीय परिषद जो काउंसिल जो थी ना उनको सौंपा गया। बंगाल का प्रशासन गवर्नर जनरल और बंगाल का जो प्रशासन था उसको गवर्नर जनरल और 4 सदस्यीय परिषद काउंसिल को सौंपा गया, यानी बंगाल में जो है ना ये लोग जो है ना वहाँ पर नेतृत्व करेंगे। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग तथा काउंसिल सदस्य क्लेवरिंग, मॉनसन, बारवेल और फिलिप फ्रांसिस का नाम कानून में उल्लेखित करता है। यानी कि ये जो 4 सदस्यीय और गवर्नर जनरल जो बोला जा रहा है ये चारों नाम है, जिसमें से एक क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, फर्स्ट गवर्नर जनरल। ठीक है, तो ये है गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग, और 4 सदस्यीय में जो है ना क्लेवरिंग, मेंसन, वारवेल और फिलिप फ्रांसीसी, ये जो है ना चारों क्या थे, यहाँ के सदस्य थे। ठीक है, और इन्हीं को जो है ना इसको कंट्रोल करने के लिए बोला गया। चलिए देखते हैं थर्ड पॉइंट में क्या बोला जाता है। सपरिषद गवर्नर जनरल बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों पर युद्ध और शांति के मामले में नियंत्रण रख सकता था। अब देखो ये क्या बोला जाता है, देखो प्रेसिडेंसी 3 थी, मैंने आपको बोला था, एक बंगाल था और एक बम्बई था और एक और क्या था, बंगाल था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 3 बोला था। तो बंगाल के जो हेड जो होते थे उनको क्या बोला जाता था, गवर्नर जनरल बोला जाता था। अब बम्बई और मद्रास के जो हेड थे उनको क्या बोला जाता था, ओनली गवर्नर बोला जाता था। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि जो गवर्नर जनरल है, यानी कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल है उनको बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी पर युद्ध और शांति के मामले में नियंत्रण रख सकता था। यानी कि बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग यहाँ पर युद्ध होना है, क्या करना है, शांति कैसे लानी है, उन सब का जो है ना डिसीजन ले सकता था, क्योंकि वो सब हेड था। एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि गवर्नर जनरल जो है ना एक प्रेसिडेंट था, सभी जगहों का जो है ना निर्णय वही लेगा। चलिए फोर्थ पॉइंट को पढ़ते हैं। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सर एलिजा एम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। देखो कलकत्ता में क्या हुआ, कलकत्ता कहाँ है, बंगाल में। ठीक है, तो कलकत्ता में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और जिसके जो है ना न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा एम्पे। ठीक है, तो ये जो है ना इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट न्यायाधीश ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो कि बोला जाता है। ठीक है ना, तो इसको जो है ना आप नोट कर लीजिएगा। फिफ्थ पॉइंट पे देखते हैं। काउंसिल के 3 सदस्यों की सम्मिलित राय से गवर्नर जनरल के निर्णय को रद्द किया जा सकता था। देखो काउंसिल में कौन थे, 4 और भी लोग थे।
ठीक है। यहाँ पर दिया गया है 4 सदस्यीय परिषद काउंसिल ने 3 सदस्यों की सम्मिलित राय से कोई भी, मान लो कोई गवर्नर क्या है उन 4 सदस्यों में कोई कुछ निर्णय लेते हैं, ठीक है ना, गवर्नर जनरल जो है ना कुछ निर्णय लिया जाता है, तो काउंसिल के 3 सदस्य अगर उसके फेवर में नहीं है तो उस निर्णय को क्या किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है, ठीक है। अब ये जो 4 पॉइंट है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के, जो कि वहाँ पर नियम बनाया गया था, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1784 तक चला, पर इसमें कुछ खामियां थी। इसने ना तो ब्रिटिश सरकार को कंपनी पर निश्चित नियंत्रण दिया, ना गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल पर, और ना ही कलकत्ता प्रेसिडेंसी को मद्रास और बम्बई पर, ठीक है ना। अब ये बोल सकते हैं ये चारों नियम तो बन गए, लेकिन कोई जो है ना इस नियम का पालन नहीं करता था। देखिए, गवर्नर जनरल ना ही काउंसिल को देखता था कि काउंसिल क्या बोल रहे हैं, वो अपनी मनमानी करता था, और कलकत्ता प्रेसिडेंसी जो है ना ही कलकत्ता जो प्रेसिडेंसी होता था वो मद्रास को नहीं देखता, जबकि कलकत्ता प्रेसिडेंसी का जो है ना हक है कि मद्रास पे जितनी शांतियां हैं, युद्ध हो रहे हैं, सबको देखे, लेकिन वो क्या करता था, वो नहीं देखता था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कलकत्ता प्रेसिडेंसी के बारे में, बट वो नहीं करता था। तो ये है हमारा 1773 का क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। फिर हम रेगुलेटिंग एक्ट अब तो नहीं चला, 1784 में क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट नहीं चला, तो आगे क्या हुआ, आगे फिर एक नया नियम लाया गया जिसको बोला गया पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 पे लाया गया, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ, चलो देखते हैं। देखो, पहले पिट्स इंडिया, पहले तो ये टाइटल को ही आप जान लो कि इसको रखा क्यों गया है पिट्स इंडिया एक्ट करके, ठीक है। तो ये जो है ना एक व्यक्ति का नाम है जिनका नाम है विलियम पिट, इन्होंने ये नियम निकाला था, और इसी के कारण जो है इनको पिट्स एक्ट जो है ना 1784 का जो है ना बोला गया। सो चलो देखते हैं कि इस पे होता क्या है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के प्रयासों से पारित इस कानून द्वारा कंपनी के अधीन भारतीय भूभाग के प्रशासन पर सर्वोपरि नियंत्रण ब्रिटिश संसद का स्थापित किया गया। कंपनी के वाणिज्य कार्यों पर कंपनी का ही अधिकार बना रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कंपनी जो है ना फिर से नियम बनाएगी, यहाँ भारत पे जितने भी भूभाग हैं, जितने भी कार्य हैं, वो कंपनी ही जो है ना संभालेगी, क्योंकि पहला जो था ना रेगुलेटिंग एक्ट वो तो चल नहीं पाया था, तो इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट जो है ना लाया गया। तो इन्होंने भी जो है ना कुछ पॉइंट दिए, ठीक है, इन्होंने क्या किए, कुछ पॉइंट दिए। चलिए देखते हैं वो पॉइंट क्या क्या हैं। भारत के मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। देखो, भारत में अगर कुछ भी होता है तो उनके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो है ना बिठा दिया गया, जो कि खुद ब्रिटिश के थे, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। 6 कमिश्नर इसके सदस्य होते थे जिनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी, ठीक है, 6 कमिश्नर दिए थे। वह भारत में सीधे संदेश भेज सकता था, जो सम्राट था वो भारत में क्या करता था, सीधे संदेश भेज सकता था। इसे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर निगरानी रखनी थी, जिसके माध्यम से भारत सरकार का संचालन हो सका। तो ये सम्राट को क्या किया गया, जो कि वहाँ का प्रधानमंत्री तो नहीं था, प्रधानमंत्री का बेटा था, तो सम्राट को क्या किया गया कि उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो है ना निगरानी रखने के लिए दे दिया गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे देखते हैं। अब निदेशक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथों में कर्मचारी अधिकारियों की नियुक्ति मात्र का अधिकार रह गया। देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर जो है ना, ये जब पिट्स इंडिया एक्ट नहीं आया था तो बहुत पावर था, बट जैसे ही पिट्स इंडिया एक्ट ना आया, ठीक है ना, तो क्या किया गया कि वहाँ के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उनके हाथों में सिर्फ अधिकारियों की नियुक्ति पत्र का अधिकार रह गया, ठीक है ना, यानी कि किन किन को जो है ना अधिकारी बनाना है, किन को फौज में लेना है, कौन क्या काम करेगा, बस यही मात्र का जो है ना उनके पास अधिकार रह गया। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, भारत सरकार का संचालन गवर्नर जनरल और उनकी 3 सदस्यीय काउंसिल को दिया गया। अब समझ जाओ,
भारत सरकार का संचालन यानी कि भारत चलाएगा कौन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था गवर्नर जनरल को आप उस टाइम का प्रेसिडेंट बोल सकते हो। तो भारत के संचालन यानी कि भारत को चलाने के लिए गवर्नर जनरल और उनकी 3 सदस्यीय काउंसिल को दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल को सिर्फ एक काउंसिल सदस्य की सहमति अपने निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक मानी जाती थी। देखो, गवर्नर जनरल अगर किसी भी नियम को अगर लागू करना चाहता है तो उसको इन 3 सदस्यों में से जो है ना किसी एक सदस्य का हाँ चाहिए, बाकी वो नियम जो है ना लागू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर फिर देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है। युद्ध, शांति और राजस्व के सभी मामलों में मद्रास व बम्बई की प्रेसिडेंसी को सपरिषद गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ये तो पहले ही था, युद्ध हो गया, शांति होगा, राजस्व के लिए जो है ना सबसे मद्रास और बम्बई को प्रेसिडेंसी को किनके, गवर्नर जनरल, ये पहले भी था। तो इनको जो है ना वैसे ही सिमिलर रखा गया। ये 4 पॉइंट थे जो कि पिट्स इंडिया एक्ट पे जो है ना रखा गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको जो है ना पिट्स इंडिया एक्ट पे जो है ना आपको याद रखना चाहिए। फिर हुआ क्या, 1786 में एक परिपूरक कानून द्वारा गवर्नर जनरल को काउंसिल के निर्णय का विरुद्ध काम कर सकने तथा प्रधान सेनापति का पद धारण करने का अधिकार मिला। यानी कि इनको जो है ना गवर्नर जनरल को और ज़्यादा पावर मिल गया कि आप काउंसिल के निर्णय के विरुद्ध भी काम कर सकते हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो था ना कि एक व्यक्ति का जो है ना आपको हाँ चाहिए तब आपका नियम लागू होगा, तो अब नहीं, गवर्नर जनरल जो है ना अपने मन का भी निर्णय मतलब अपने मन से भी जो है ना नियम को बना सकता था तथा प्रधान सेनापति का पद भी धारण करने का अधिकार मिल गया। आगे देखते हैं। इस कानून के साथ भारत में इस कानून के साथ भारत में ब्रिटिश विजय का एक नया युग आरंभ हुआ। इससे गृह सरकार का संपूर्ण ढांचा ही बदल गया। 1868 तक अंग्रेजी प्रशासन मूल रूप से इसी की व्यवस्थाओं के तहत चलता रहा। देखिए, ये जो है ना 1858 तक, 1786 से लेकर 1858 तक बस इसी नियम पर जो है ना ये कानून जो है ना चलता रहा। यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है ना चेंजेस इस कानून पे नहीं लाया गया, लेकिन लाना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि आगे होता क्या है। इतना में ये एक्ट ख़त्म होता है, पिट्स इंडिया एक्ट। आपको पिट्स इंडिया एक्ट में भी 4 पॉइंट ही रखना है, और उसको रद्द क्यों किया गया, क्या खामियां हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनको उस लॉ को जो है ना क्यों काटा गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट क्या होता है। फिर उसके बाद जो है ना पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जो है ना चार्टर एक्ट आया, जो कि 1793 में चार्टर एक्ट को लाया गया। तो चार्टर एक्ट में क्या कहा जाता है, बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई एवं मद्रास में संपूर्ण अधिकार दिया जाए। ठीक है, और ये तो था उनके पास, ये जो है ना लॉ था, बट अब क्या था कि गवर्नर जनरल को संपूर्ण अधिकार दिया जाए, बस चार्टर एक्ट 1793 पे था। ठीक है, चलिए फिर बोलते हैं 1793 के बाद फिर सीधा 1813 में एक और चार्टर एक्ट लाया गया बड़े लंबे समय के बाद। वो चार्टर एक्ट क्या था, भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। देखो, यहाँ पर एक अब चेंजेस आना चालू हुआ भारत पे, चार्टर एक्ट 1813। ठीक है ना, तो भारतीय व्यापार कर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, यानी कि भारत पर सिर्फ कंपनी ही व्यापार अब नहीं करेगी, ये बोला गया। ठीक है, तो और क्या बोला गया, और सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की छूट दे दी गई। चाय का व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा, यानी कि ब्रिटिश कंपनी जो है ना चीन के साथ ही चाय
चाय और चीन के साथ ही व्यापार जो है ना कर सकती थी, चाय और चीन, यानी कि ये गवर्नमेंट था और कोई दूसरा नहीं, सिर्फ चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार जो है ना ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार बना रहा। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, कंपनी के अधीन अंग्रेजी राज्य की संप्रभुता ब्रिटिश सम्राट में निहित कर दी गई। ठीक है। काउंसिल की असंदिग्ध सर्वोच्च शक्ति की स्थापना भी हुई। फोर्थ पॉइंट आप देख लीजिए, कंपनी की आमदनी से प्रति वर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने का पहली बार प्रावधान, यानी कि कंपनी की आमदनी, भारत में जो कंपनी कमाती थी उन्हीं पैसे को जो है ना भारत पे खर्च करने का जो है प्रावधान जो है ना लागू कर दिया गया। ठीक है। और इतना पे जो है ना ये चार्टर एक्ट जो आया था 1813 पे वो भी ख़त्म हुआ। फिर थर्ड चार्टर एक्ट आते हैं। ठीक है। चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 क्या बोलते हैं, चार्टर एक्ट पे 1833 थर्ड है जो कि कंपनी का चाय व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिक भी समाप्त हो गया। देखो स्टार्टिंग पे क्या था कि एकाधिकार था चाय का और कंपनी के साथ में, चीन के साथ व्यापार करने के। ठीक है। तो अब क्या था वो भी समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी चाय और चीन के साथ व्यापार कर सकता है भारत से, ये बोला गया। अब आगे, कंपनी की समस्त व्यापारिक क्रियाशीलता उड़ा दी गई। कंपनी ने अपनी समस्त संपत्ति का समर्पण कर दिया और वह क्राउन के न्यासी एवं राजनीतिक एजेंडे के रूप में काम करने वाली एक शुद्ध प्रशासनिक संस्था बन गई। मतलब एक अच्छी तरह से जो है ना, मतलब एक संस्था वो जो है ना बन गई जो कि लोगों के हित में काम करती थी। ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब एक प्रकार से उन भारत का गवर्नर जनरल जो था ना उसको प्रेसिडेंट बना दिया गया, आप बोल सकते हैं, जिसको अभी के टाइम में प्रेसिडेंट बोला जाता है, बट उसको गवर्नर जनरल बोला जाता था तब, जो कि बंगाल से था। सर्वोच्च अधिकारी के रूप में गवर्नर जनरल और काउंसिल में भारतीय प्रशासन केंद्रीभूत हो गया, यानी कि सबसे बड़ा जो था अधिकारी वो गवर्नर जनरल था। इसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कहा गया। ओके, आगे पॉइंट पे क्या होता है, गवर्नर जनरल और काउंसिल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। यानी कि भारत में जितने भी लॉ होते थे उनको कौन बनाते थे, गवर्नर जनरल और काउंसिल। ठीक है। कानून निर्माण हेतु बैठक में सहायता के लिए काउंसिल में एक विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंपनी की सेवा में धर्म, लिंग, जाति, जन्म, वर्ण के आधार पर कोई भेद नहीं किया गया। इस तरह उच्च पदों पर प्रशासन में भारतीयों की नियुक्ति की स्वीकृति दी गई। देखो यहाँ पर क्या था, यही है हमारा संविधान का पहला रूल कि संविधान में जो है ना कोई भी धर्म, लिंग, जाति, जन्म, वर्ण कोई कुछ नहीं है, सब भारतवासी जो है ना हमारे देश के लिए क्या है, बराबर है। उन्होंने किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया। ठीक है। और क्या था कि इनको जो है ना इस तरह उच्च पदों, मतलब जितने भी गवर्नमेंट जॉब थे, बड़े बड़े पद थे, उनके लिए क्या गया, भारतीयों की नियुक्ति की स्वीकृति दी गई। अब भारतीय भी क्या थे, नौकरी कर सकते थे।